हाय स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन क्या होता है ना। एवरी एक्ट में या तो इनकम टैक्स एक्ट में एवरीवेयर आपको चार्जिंग सेक्शन जरूर मिलेगा, जैसे कि हमने सैलरी में देखा था सेक्शन 15। वैसे यहां पे भी हमें देखना है सेक्शन 22। तो सेक्शन 22 पहले ये बताता है कि हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है और हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स पड़ता है। बट उसके लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट है, हाउ टू टैक्स इट, तो ये सब जानने के लिए सबसे पहले हमें सेक्शन 22 का हेल्प लेना पड़ेगा। तो चलो आइए सेक्शन 22 क्या कहता है। नाउ लुक हियर। तो नाउ वी हैव अ बोर्ड, गुड बोर्ड। सो नाउ लुक हियर, सेक्शन 22 देखिए आपके सामने आ चुका है, सारा का सारा आया ना। तो सेक्शन 22 सेज दैट एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। ओफो, अभी ये उन्होंने बताया कि एनुअल वैल्यू, व्हाट डू यू मीन बाय एनुअल वैल्यू, वी डोंट नो द राइट नाउ। वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एनुअल वैल्यू एग्जैक्टली होती क्या है। या तो अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एनुअल वैल्यू होता क्या है। बट एनुअल वैल्यू किसका, एनुअल वैल्यू किसका, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो वहां पे लिखा है एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। बट अभी प्रॉपर्टी कौन सी, अभी देखिए मैं हाईलाइट आपके हाईलाइटर दिखाता हूं। ये प्रॉपर्टी है, तो मतलब आपके पास ये प्रॉपर्टी आ गई। अभी ये प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए, कोई मशीन होनी चाहिए या क्या होना चाहिए, नहीं मशीन तो हो ही नहीं सकता कि बिकॉज ऑफ वी आर डीलिंग विद द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो देखिए, सो प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग बोला है, ऐसा थोड़ी बोला रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ऐसा थोड़ी कहा उन्होंने कि कमर्शियल बिल्डिंग, नहीं ऐसा कोई भी सेंटेंसेस नहीं है इन द एक्ट, इन द प्रोविजन। दे सेड दैट एनी बिल्डिंग इंक्लूड्स, मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे बिल्डिंग का मतलब होगा कि सीमेंट की वॉल हो तो सीमेंट की वॉल, ब्रिक्स की वॉल हो तो ब्रिक्स की वॉल, इवन दो मड वॉल हो तो भी आ सकता है। तो एनी बिल्डिंग। और लैंड एपरेंट देयर टू, लैंड एपरेंट देयर टू का मतलब पता है क्या, बैक यार्ड एंड फ्रंट यार्ड और गैराज, ये सब आता है उसमें। मतलब घर के पिछले वाला आंगन, घर के सामने वाला आंगन, घर में आपकी गाड़ी रखने के लिए गैराज है तो वो गैराज, तो वो सारा इंक्लूड होता है प्रॉपर्टी। मतलब जैसे कि सपोज मेरे पास कोई बंगलो हो और बंगलो के अगल बगल में प्लेस है, जगह है, तो ये ऐसे थोड़ी ना बोल सकता हूँ बंगलो वालों को मैं कि भाई एक काम कर तू बंगलो ले ले बट वो जगह मत ले ले। नहीं, बंगलो के साथ वो देना ही पड़ता है रेंट पे। तो इसीलिए तो उन्होंने कहा है कि लैंड्स अपेरेंट देयर टू इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ विच एसएससी इज द ओनर। एसएससी कौन होना चाहिए, ओनर। अरे भाई ओनर नहीं हो तो हम रेंट पे कैसे दे सकते हैं, आप ही बताओ। नहीं, सो एसएससी मस्ट बी ओनर, एसएससी ओनर होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे दो पॉइंट समझ में आ गया, एक तो एनुअल वैल्यू होनी चाहिए, दूसरी मेरी बिल्डिंग होनी चाहिए, और वो कौन होना चाहिए, ओनर होना चाहिए। बट ये प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे कि अदर देन, प्रॉपर्टी का कुछ ऐसा पोर्शन होता है कि उन्होंने बताया कि अदर देन सच पोर्शन ऑफ सच प्रॉपर्टी एज ही मे ऑक्यूपाई फॉर द पर्पज ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरीड ऑन बाय हिम, द प्रॉफिट विच इज आर चार्जेबल टू इनकम टैक्स। तो वो कहता है कि प्रॉपर्टी एज ए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल जरूर होगा, बट कौन सी वाली प्रॉपर्टी पता है आपको, जिसमें आपका खुद का बिजनेस नहीं हो। अदर देन बोला है ना, अदर देन का मतलब क्या होता है, ऐसा पोर्शन कि जिसमें आपके खुद का बिजनेस है, दूसरे का नहीं। अगेन आई एम टेलिंग यू, दूसरे का नहीं, आपका बिजनेस हो, आपका बिजनेस उसमें चलता है और उस बिजनेस का इनकम इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आप टैक्सेबल करते हो। तो दैट सिचुएशन में वो पोर्शन जहां पे बिजनेस चलता है, दैट पोर्शन शुड नॉट बी कवर्ड एज ए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, या तो प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं करेंगे। जब प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं होगा तो इनकम जनरेट होने का सवाल ही नहीं होता उसका। हाँ, इन फ्यूचर आपने उस जगह पे बिजनेस बंद कर दिया और रेंट पे दे दिया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, वो प्रॉपर्टी में इंक्लूड हो जाएगा। शैल बी चार्जेबल टू द इनकम टैक्स अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो वो कहते हैं कि फाइंड आउट द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, बिल्डिंग होनी चाहिए,
लैंड सेपरेट देयर टू होना चाहिए, और वो प्रॉपर्टी आपने खुद के बिजनेस के लिए यूज ना हो, तब उसका इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 22। तो आफ्टर रीडिंग दिस सेक्शन 22, सेक्शन 22 रीड करने के बाद हमें क्या एग्जैक्टली थोड़ा बहुत पता चलता है कि हमें एग्जैक्टली क्या पॉइंट सामने आते हैं। तो ये देखो, तो पहला पॉइंट जो आता है कि हमें क्या डिसाइड करना है, एनुअल वैल्यू डिसाइड करनी है। किसकी? घर की। घर की एनुअल वैल्यू जब तक डिसाइड नहीं होती तब तक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबिलिटी हो ही नहीं सकती। फिर दूसरा आता है, सो द सेकेंड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी होना चाहिए। करेक्ट। तो प्रॉपर्टी इन कंसिस्ट ऑफ व्हाट, ये सारा जो लिखा हुआ है वो प्रोविजन से ही आया हुआ है। तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए एनी बिल्डिंग और लैंड्स अपरेंट देयर टू। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया, फिर से वो 3 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट वो मैं बता रहा हूं कि इस प्रोविजन से निकलते हैं। थर्ड पॉइंट, विच इज नॉट यूज फॉर योर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन। आपके ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए वो यूज नहीं होना चाहिए। सपोज यूज होता है तो इट वोंट बी कंसिडर्ड एज अ व्हाट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है। सो ये हो गया सेक्शन 22। नाउ एनुअल वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए सेक्शन 23 है। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हाय स्टूडेंट्स। सो प्रीवियस सेशन में हमने देख लिया था कि चार्जिंग सेक्शन क्या होता है, सेक्शन 22 क्या होता है, वो हमने देख लिया। अभी सेक्शन 23 gives the what, determination of annual value under the different circumstances। तो circumstances क्या है वो देखते हैं, क्योंकि this section bifurcated under the 5 subsection। ये सारा सब 23 जो सेक्शन है ये एक्चुअली बाइफ्रिकेटेड है अंडर द सब 5 सेक्शंस। तो पहले इस सेशन में हमें आज करना है सेक्शन 23 सबसेक्शन 1, डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू। करेक्ट। तो नाउ हियर माय द सेक्शन 23, determination of annual value and the subsection 1, we'll do the 1 2 3 4 5 so on, but now here we have to concentrate on the subsection 1। नाउ सबसेक्शन 1 एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है, तो उसमें सबसेक्शन 1 में क्लॉज ए, नाउ लुक हियर क्लॉज ए। तो ये क्लॉज ए क्या कहना चाहता है? सो क्लॉज ए कहता है कि देखो यहां पे भी एक अच्छा सा बोर्ड आएगा, घर भी आया देखो। सो क्लॉज ए ने भी बोला है कि क्या कहता है कि द सम फॉर विच द प्रॉपर्टी माइट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू लेट फ्रॉम द ईयर टू ईयर। तो इस सेंटेंसेस का मीनिंग ये निकलता है कि जो आपको ऊपर घर दिख रहा है, वो ऊपर जो घर दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना वो पिक्चर में भाई उसको आज आपने लेट किया। लेट वो जो छोटा सा वर्ड है LET, लेट। तो लेट का मतलब है रेंट पे देना। लेट का मतलब क्या हो कि रेंट पे देना, तो मतलब सबसेक्शन 1 आपको डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू देता है, वो भी किसकी? जो प्रॉपर्टी लेट आउट हो, वो जो प्रॉपर्टी लेट आउट हो उसकी आपको एनुअल वैल्यू देगा। करेक्ट। तो मैंने पहले ही बोला था कि सेक्शन 23 एनुअल वैल्यू बताता है बट डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। तो पहला सर्कमस्टेंसेस ये आ गया कि हमारी प्रॉपर्टी लेट आउट हो तो क्या करोगे। तो यहां पे देखो कि क्लॉज ए कहता है कि रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू लेट फॉर ईयर टू ईयर। रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू लेट का मतलब क्या होता है कि एक्सपेक्टेड मुझे कितना उससे एक्सपेक्टेशन है, मतलब उस प्रॉपर्टी से, उस लोकेलिटी से, उस एरिया से मुझे उस घर से कितना एक्सपेक्टेड रेंट है, उसको कहते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस सब क्लॉज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेंट। सबसे पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? एक्सपेक्टेड रेंट की। हाँ भाई इस प्रॉपर्टी को, मतलब डिपार्टमेंट खुद ही ये कहता है, डिपार्टमेंट खुद ही ये कहता है कि पहले तुम अपना प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन, प्रॉपर्टी का एक्सपेक्टेड कितना होता है, कितना रेंट मिल सकता है, वो पहले ढूंढो। ओके फाइन, ढूंढते हैं वो भी कैसे ढूंढना है देखो कि नाउ अभी हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेड रेंट कैसा कैलकुलेट करते हैं। तो ये देखो
सो ये आ गया अपने पास एक लिफाफे में से एक नोट, ठीक है। तो वो नोट क्या कहता है, तो वो पहला कहता है कि भाई पहले क्या क्या कैलकुलेट करो, फेयर रेंट कैलकुलेट करो। फेयर रेंट का मतलब फेयरली रेंट जो आपके एरिया वाइज आपको मिल सकता है। फेयरली मतलब एरिया, आपका घर कैसे है, कौन से सोसाइटी में है, उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या है, उसके यहाँ पे मिनिमम आपको फेयर रेंट कितना मिलना चाहिए। बी, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कौन देगा भाई, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन इज गिवन बाय द होम, म्यूनिसिपल अथॉरिटी। तो इस ए और बी से हायर ऑफ ए एंड बी, हायर ऑफ ए एंड बी मतलब ए फिगर आएगा, बी फिगर आएगा, उसमें से हायर फिगर, ए फिगर आएगा, बी फिगर आएगा, ए और बी का विच एवर इज हायर जो भी रहेगा वो एक फिगर आएगा। नाउ वो फिगर कंपेयर विद द स्टैंडर्ड रेंट, मतलब जो हायर फिगर ग्रीन कलर का आपको जो लाइन दिख रहा है, तो उस हायर रेंट को कंपेयर करना है किसके साथ, स्टैंडर्ड रेंट। अभी स्टैंडर्ड रेंट कहां से आता है, स्टैंडर्ड रेंट इज गिवन बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट, स्टैंडर्ड रेंट इज गिवन बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट, तो वो हमें ढूंढना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रेंट कंट्रोल एक्ट। तो ए और बी प्रॉब्लम वैसे देखा जाए तो इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज दी जाती है, ठीक है। तो ए और बी फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यूएशन विच एवर इज हायर, नाउ दैट हायर फिगर कंपेयर विद द सी, तो उसको सब्जेक्ट टू सी भी कह सकते हैं। फिर बाद में बोल सकते हैं कि लोअर ऑफ हायर ऑफ सी, लिसन, लोअर ऑफ हायर फिगर एंड सी वाली फिगर इज एक्सपेक्टेड रेंट। तो भाई एक्सपेक्टेड रेंट तो मिल गया हमें, फेयर रेंट करेक्ट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन उन दोनों में से हायर, स्टैंडर्ड रेंट, तो वो हायर फिगर स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करो, यू विल गेट द एक्सपेक्टेड रेंट। तो क्लॉज ए आपको सिर्फ इतना बोलता था कि एक्सपेक्टेड रेंट काउंट कैसे करना है, वो हमने कर लिया कि उतना तो मिलना ही चाहिए, ये डिपार्टमेंट बताता है, कुछ भी हो इतना आपके एरिया से एक्सपेक्टेड है तो इतना तो मिलना ही चाहिए, करेक्ट। आगे अभी क्लॉज बी क्या कहता है, क्योंकि इसमें 3 क्लॉज है। नो क्लॉज बी, क्लॉज बी भी आपको क्या बताता है मालूम है, हाउस प्रॉपर्टी के रिलेटेड ही बताता है। देखो मेरे पास प्रॉपर्टी आ गई, तो क्लॉज बी ये कहता है, लिसन, वेयर द प्रॉपर्टी और द एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज लेट, मतलब आपने पूरा प्रॉपर्टी लेट आउट कर दिया या आधा अधूरा प्रॉपर्टी लेट आउट कर दिया। मतलब मान लीजिए कि मेरे पास 1 BHK फ्लैट है, मैंने दे दिया, वो पूरा लेट आउट कर दिया। बट मान लीजिए कि मेरे पास बंगलो है और वो भी आधा आधा मैंने दिया है, आधा किसी ऑफिस को दिया है, आधे में मैं रहता हूं, आधा बंगलो मैंने ऑफिस पे दे दिया है, आधे बंगलो में मैं रहता हूं। तो पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, इसीलिए वो कहते हैं कि कोई भी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी आपने लेट आउट कर दिया, ठीक है। क्या पोजीशन आ गया, क्या आ गया यहां पे वर्ड, कि मैंने प्रॉपर्टी क्या कर दिया, लेट आउट कर दिया, लेट आउट मतलब भाड़े पे दे दिया। दूसरा, अभी रेंट लेट आउट कर दिया मतलब रेंट तो मिलेगा, हाँ या ना, तो देखिए, एंड द एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द ओनर इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ, मतलब उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो आप उस जिसने आप जो प्रॉपर्टी आपने लेट आउट किया वो प्रॉपर्टी, और जितना पार्ट आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट किया वो, उससे जो एक्चुअल रेंट आता है उसकी बात वो कर रहा है। वो सीधा सीधा पूरा पूरा प्रोविजन है, करेक्ट। मैंने टुकड़ों में तोड़ा हुआ है, तो प्रॉपर्टी लेट आउट किया, उसका रेंट आया, तो वही बोल रहे कि एक्चुअल रेंट जो भी मिलेगा रिसीवेबल है, जो भी ओनर को मिलेगा वो रेंट, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, या तो रिसीव्ड होगा या तो रिसीवेबल होगा, करेक्ट। तो वो फिगर याद रखना, अगेन आई एम टेलिंग यू, एक्चुअल रिसीव्ड वाली फिगर। उन्होंने आगे कहा है, इन एक्सेस ऑफ द सम रेफर्ड इन क्लॉज ए, एक्चुअल रेंट और रिसीवेबल इज मोर देन, ये देखो, इज मोर देन दिस एक्सपेक्टेड रेंट, क्योंकि क्लॉज ए बोला था और क्लॉज ए में क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट है। तो सपोज मेरा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इज मोर देन एक्सपेक्टेड रेंट, इफ इट इज अ मोर देन एक्सपेक्टेड रेंट, द अमाउंट सो रिसीव्ड और रिसीवेबल, द अमाउंट सो रिसीव्ड और रिसीवेबल विल बी द मे एनुअल वैल्यू, जो भी मुझे पैसा मिलेगा रेंट का वो एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा हो तो वो मेरी एनुअल वैल्यू। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, सर ज्यादा नहीं हो तो,
एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, रिसीवेबल जो है फिगर वो एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा नहीं हो तो नहीं है, तो क्या हो गया, फिर एक्सपेक्टेड रेंट एनुअल वैल्यू बन जाएगा आपका, क्योंकि उतना तो एक्सपेक्टेड होना चाहिए। डिपार्टमेंट कहता है कि उतना तो एक्सपेक्टेड मिलना चाहिए आपको, और उससे आप कंपेयर रेंट पे देते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि मुझे कुछ लेना देना नहीं है, आपने कंपेयर रेंट पे दे दिया, वो आपकी गलती, मैं एक्सपेक्टेड रेंट ही कंसीडर करूंगा एज अ एनुअल वैल्यू। बट मेरा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इज मोर देन एक्सपेक्टेड रेंट, तो बात ही नहीं आती, जो जो बड़ा है वो ले लो। मतलब फाइनली मुझे ये पता चलता है कि एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, जो भी फिगर रहेगा दैट विल बी द व्हाट टैक्सेबल। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट, क्लॉज सी। अभी ये क्लॉज सी आपको क्या बताता है, क्लॉज सी भी ऐसे ही कुछ बताता है आपको, बट लेट आउट प्रॉपर्टी के बारे में ही बोलेंगे अभी, क्योंकि सबसेक्शन 1 इज टॉकिंग अबाउट द लेट आउट प्रॉपर्टी ओनली। पहले वो बताता है कि क्लॉज ए में लेट आउट प्रॉपर्टी का क्या कैलकुलेट करो, एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करो। जब आपने वो रेंट पे दिया है तो एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करो। अभी क्या बता रहा है तो देखो, देखो अगेन आगे वापस मेरे पास प्रॉपर्टी, फिर क्या कहता है, वेयर द प्रॉपर्टी और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज लेट, वही सेंटेंसेस है कि कोई भी आधी प्रॉपर्टी और कुछ भी हो लेट आउट मैंने कर दिया। नेक्स्ट, एंड वॉज वैकेंट ड्यूरिंग द होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो मतलब वो कहते हैं कि वो प्रॉपर्टी कुछ समय के लिए वैकेंट हो गई, वैकेंट मतलब खाली रह गए, मतलब उस पर कोई मुझे टेनेंट मिला ही नहीं है, कोई भाड़े पे लेने वाला मिला ही नहीं है, तो मैं उसके जो रेंट मुझे मिला नहीं उसका मैं टैक्स क्यों पे करूं, सीधी सी बात है ना। वो प्रॉपर्टी पूरी की पूरी या तो कुछ दिन के लिए वैकेंट थी, मतलब 2 महीने के लिए वैकेंट थी, 3 महीने के लिए वैकेंट थी, मतलब वहां पे मुझे कोई रेंट वाला कोई मिला ही नहीं है, तो उस टाइम तक तो वो खाली रहेगा। तो उसी सिचुएशन को यहां पे दोहराते कि सपोज ऐसा कुछ वैकेंट प्रॉपर्टी हो तो उसका रेंट ही नहीं मुझे मिला, तो मैं उसके ऊपर टैक्स क्यों भरूं। तो उसके लिए क्या प्रोविजन लिखते हैं देखो, owing to such vacancy actual rent received or receivable by the respect of owner in respect thereof। मतलब जो भी आपको एक्चुअल रेंट मिला होगा वैकेंसी माइनस करके, मतलब मान लीजिए कि 4 महीने मेरा प्रॉपर्टी पे रेंट टेनेंट था ही नहीं, कोई रेंट वाला नहीं था, बट 8 महीने था, तो मैं रेंट कितने मंथ का कंसिडर करूंगा टैक्सेबिलिटी के लिए, 8 महीने का, क्योंकि 4 महीने पूरा मेरा प्रॉपर्टी खाली था। तो वो बात कर रहे हैं कि सपोज मेरी प्रॉपर्टी वैकेंट होती है और जो रेंट मुझे 8 महीने का मिला वो रेंट 8 महीने का मिला वो रेंट इज लेस देन द सम रेफर्ड इन क्लॉज ए, बट ऑब्वियस है 8 महीने का रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से क्या होगा, कम ही होगा। यहां पे लिखा है क्लॉज ए, और क्लॉज ए में क्या लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड रेंट, तो क्लॉज ए से कम होगा, मुझे पता है, तो भी डिपार्टमेंट कहता है कि क्लॉज ए से कम हुआ तो जो आपको अमाउंट मिला है और रिसीवेबल है, जो आपको अमाउंट मिला है और रिसीवेबल है, दैट विल बी द योर एनुअल वैल्यू। मतलब उस सिचुएशन में विच एवर इज हायर वाला पोजीशन नहीं रहेगा, कौन सा, एक्चुअल रेंट और एक्सपेक्ट रेंट विच एवर इज हायर, ऐसा वाला पोजीशन नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या हो चुका था, वैकेंसी, लॉस ड्यू टू वैकेंसी है, तो आपको जो भी रेंट रिसीव्ड है, रिसीवेबल है, वो आपको टैक्सेबल करना पड़ेगा। करेक्ट। तो ये था सेक्शन 23 सबसेक्शन 1, उसका क्लॉज ए, क्लॉज बी और क्लॉज सी इज टॉकिंग अबाउट द एंटायरली लेट आउट प्रॉपर्टी। सो अगला वाला सेक्शन लेके आते बच्चों अगले वीडियो में, बट लाइक और शेयर करना मत भूल करना। ओके, हाय हाय। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली हाउस प्रॉपर्टी का कैसे एनुअल वैल्यू डिटरमाइनिंग करेंगे। इसके पहले वाले वैल्यू में वीडियो में हमने देखा था कि एनुअल वैल्यू ऑफ द लेट आउट प्रॉपर्टी, लेट आउट मतलब वो एक्चुअली रेंट पे दिया गया है, तो उसका एनुअल वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं वो प्रीवियस शीट में हम पहले से देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हमें एग्जैक्टली क्या बताना चाहता है, तो नाउ लुक हियर। तो एज यूजुअल अपना सेक्शन 23 डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू अंडर सबसेक्शन 2, वो पहला वाला जो वीडियो था अंडर द सबसेक्शन 1 था, डिटर्मिनेशन ऑफ द एनुअल वैल्यू वेयर द प्रॉपर्टी इज लेट आउट। लेट आउट का मतलब होता है कि एक्चुअली रेंट पे दिया गया हुआ प्रॉपर्टी। तो यहां पे क्या बताना चाहते हैं, तो नाउ लुक हियर, वाह। तो पहला ब्लॉक क्या कहता है,
अरे बाप रे, घर भी आ गया, घर के साथ वर्डिंग भी आ गया। वेयर द प्रॉपर्टी इज कंसिस्ट ऑफ, वेयर द प्रॉपर्टी इज अ कंसिस्ट ऑफ अ हाउस, मतलब कोई भी घर हो, और पार्ट ऑफ द हाउस विच, मतलब कोई भी घर हो या घर का कुछ आधा सा पार्ट हो। मतलब मान लीजिए कि आपके फ्लैट है 1 BHK, तो वह हाउस हो गया, फ्लैट हो गया। बट यू हैव अ बंगलो, आपके पास बंगलो है और बंगलो में 10 रूम है, तो 10 में से 5 रूम आप लेट आउट करते हो, और 10 में से पार्ट पार्ट ऑफ द हाउस बोला है, तो 5 रूम्स आप खुद के लिए रखते हो। तो इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे करोगे? मतलब पार्ट पार्ट की नहीं है, बट द वर्डिंग लाइक दैट कि पार्ट ऑफ द हाउस और या तो पूरा हाउस आपने क्या करना है। तो नाउ लुक हियर द नेक्स्ट सेंटेंसेस क्या आता है। तो ये देखो, ये मोहतरमा भी आ गई है। तो ये क्या कर रही है? घर में बैठ के काम कर रही है, तो कोई बिजनेस नहीं चला रही, घर का काम कर रही है ना। तो ए ऑप्शन लिखा है वहां पे। तो इज इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द ओनर फॉर द पर्पज ऑफ ओन रेसिडेंस, मतलब या तो पूरा घर या तो पार्ट ऑफ द हाउस, या तो पूरा घर या तो पार्ट ऑफ द हाउस, मतलब पार्ट ऑफ द हाउस में कुछ भी आता है, 2 रूम 3 रूम 4 रूम 5 रूम जितने भी, उसमें से कुछ ना कुछ तो पार्ट किसके लिए? ओनर खुद अपने ओन रेसिडेंस के लिए यूज करता है, फॉर द पर्पज ऑफ खुद रहने के लिए। तब क्या करोगे? तब क्या टैक्सेबल करोगे? क्योंकि खुद रहोगे, खुद ना खुद को रेंट पे करोगे, कभी नहीं होगा। आप करते हो पे रेंट? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा होता है क्या कभी? खुद के कान के नीचे लगाते हो क्या आप? कब नहीं लगाते? क्यों नहीं लगाते? उसका बेसिक रीजन ही है नहीं है। तो खुद से ही रेंट वसूल करोगे क्या? डेफिनेटली नॉट। दूसरों से करोगे बट खुद से नहीं करोगे। तो इस सिचुएशन में क्या है कि इफ यू आर लिविंग बाय यू ओन, मतलब खुद रहते हो, तो उस सिचुएशन में मतलब ये देखो, ये मोहतरमा जो है वो खुद रहती है, खुद का घर है उनका, तो उसको टैक्सेबिलिटी कैसे करोगे? तो डिपार्टमेंट कहता है कि ये देखो, द एनुअल वैल्यू ऑफ सच हाउस प्रॉपर्टी और पार्ट ऑफ द हाउस शैल बी टेकन टू बी नील। तो इसका एनुअल वैल्यू नील ही होगा ना। अरे भाई, रेंट ही नहीं मिलेगा तो रेंट टैक्सेबल कहां से करोगे? तो इसका एनुअल वैल्यू नील ही होगा। बट आप कहोगे कि ये नील क्यों आया? क्यों आया ये आपको आंसर बाद में मिलेगा। बट खुद भी रहते हो तो भी हमें कैलकुलेट करना है, मतलब है। तो चलो नाउ जंप ऑन द नेक्स्ट शीट में, कि और भी कुछ वजह से हम अपना खुद का घर यूज नहीं कर सकते तो क्या करना चाहिए। करेक्ट? तो देखिए, सी आगे हम यहां पे, तो इसमें क्या बताया गया है? नाउ लुक हियर, बी, वहां पे ए था, यहां पे बी हो गया, मतलब सब सेक्शन 2 का ही चल रहा है। कैनॉट एक्चुअली बी ऑक्यूपाइड बाय द ओनर, मतलब हाउस, ये जो आपको घर दिख रहा है, कैनॉट एक्चुअली बी ऑक्यूपाइड बाय द ओनर बाय द रीजन ऑफ फैक्ट दैट ओनिंग टू हीज, मतलब कुछ ऐसे रीजंस है, कुछ ऐसे रीजन है कि उस रीजन के वजह से उसको वो घर यूटिलाइज करने को नहीं हो रहा है और वो दूसरी जगह पे रहता है कुछ रीजन की वजह से। तो मैं रीजन बताता हूं आपको पहले। एम्प्लॉयमेंट, ये देखो आ गया। तो देखिए, एम्प्लॉयमेंट के वजह से, मतलब यहां पे आपका कोई एम्प्लॉयमेंट है, कोई बिजनेस है, कोई प्रोफेशन ऐसा है कि उसके वजह से आप क्या करना चाहते हो, उसके वजह से आप क्या करना चाहते हो कि घर में नहीं रह सकते, कैरिड ऑन द एनी अदर प्लेस, मतलब आप खुद नहीं रह सकते वहां पे, क्योंकि काम के सिलसिले से आप हमेशा बाहर रहते हो, बिजनेस के सिलसिले से, प्रोफेशन के सिलसिले से आप हमेशा बाहर रहते हो। तो इसीलिए दीज आर द 3 पिक्चर्स कि हम हमेशा बाहर रहते हैं, तो घर में कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, साल में उस घर में कोई रहता नहीं है, बट मेरा सामान वहां पे पड़ा हुआ है, मैं वहां पे रहता हूं, ऐसा दिखता है। तो आगे, ही हैज रिसाइड एट द अदर प्लेस इन द बिल्डिंग नॉट बिलोंगिंग टू हिम, नहीं है, वो होटल में रहता है, वो रेंट प्रीमाइसेस में रह लेता है। तो उस सिचुएशन में क्या करोगे? उस सिचुएशन में भी आंसर वही आएगा बच्चों, क्या? द एनुअल वैल्यू ऑफ सच हाउस और पार्ट ऑफ द हाउस शैल बी टेकन टू बी अ नील। इसको हमें क्या करना पड़ेगा? नील ही लेना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ वी आर यूजिंग अवर ओन हाउस, हम खुद का हाउस यूज करते हैं। दूसरी चीज, हाउस यूज करने के बाद वो हम क्यों नहीं यूज कर पाते? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और प्रोफेशन की वजह से। तो डिपार्टमेंट कहता है कि इस हाउस का, उस हाउस प्रॉपर्टी का भी वैल्यूएशन कैसे बनेगा? नील, क्योंकि ये हम उसको कहेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी।
ये जो दोनों भी आपके पास एग्जाम्पल आ चुका था, ए और बी, इसको हम कहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। मतलब मैं ये खुद प्रॉपर्टी यूज करता हूं, उसको कहते हैं। करेक्ट। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का भी कैलकुलेशन हमें करना पड़ता है। तो अगले वीडियो में और ऐसा एनुअल वैल्यू देखते कि किसका हमें बनाना है और उसमें सिचुएशंस क्या होगी। ओके, तब तक के लिए बच्चों लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू। हाय स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में हम क्या देखते पता है कि और एक एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी कैसे डिटरमाइन करेंगे। करेक्ट। तो चलो एक बार देखते हैं। तो यहां पे क्या आता है देखिए, सेक्शन 23 डिटर्मिनेशन ऑफ द एनुअल वैल्यू सबसेक्शन 4। तो हमें डिटरमाइन करना है एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग हाउ वी कैन डिटरमाइन द एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। बट वो प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो प्रॉपर्टी होनी कौन सी चाहिए। तो देखो चलो पढ़ते हो उसको भी। तो वो कहते हैं कि वेयर द प्रॉपर्टी रेफर्स टू इन सबसेक्शन 2 कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2 हाउसेस। तो जो सबसेक्शन 2 में, अभी प्रीवियस वीडियो में हमने सबसेक्शन 2 किया था, उसमें कहा गया था कि आप प्रॉपर्टी यूज करते हो खुद के लिए, मतलब सेल्फ रेसिडेंस के लिए। दूसरी चीज, आप सेल्फ रेसिडेंस के लिए यूज करते हो और कई हद तक आप यूज नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट बिजनेस, बट आप खुद ही यूज करते हो। तो ये नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो वो बता रहे कि जब आप सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, खुद के रहने के लिए 2 से ज्यादा घर को यूज करते हो तो क्या? अरे खुद के लिए क्यों लगता है 2 से ज्यादा घर? एक ही घर तो बस हो गया। बट वो कहते हैं कि खुद के लिए 2 से ज्यादा घर, मतलब 2 तक उन्होंने अलाउड किया। 2 घर तक उन्होंने खुद के लिए यूज करना अलाउड कर दिया, बट 2 से ज्यादा यूज करते हो तो इट विल बी अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। तो लुक हियर, देयर द लॉट ऑफ हाउसेस। तो इन वीडियोस में आपको 1 2 3 4 5 6 हाउसेस दिख रहे हैं। तो अभी यहां पे हमें ढूंढना है कि इन सबकी टैक्सेबिलिटी कैसे करें। तो जब मोर देन 2 हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, मतलब खुद के रहने के लिए यूज करते हो, तो उन दैट सिचुएशन, तो देखियो प्रॉब्लम क्या कहता है, मतलब प्रोविजन क्या कहता है। ए, the provision of that subsection shall be applied on respect of the 2 of such house which assessee may at his option specify in this behalf। मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले जो प्रिंसिपल होते हैं, जो एनुअल वैल्यू अपनी नील नील आ रही थी प्रीवियस सेशन में, हमने देखा था ना, खुद के लिए यूज करते हो तो एनुअल वैल्यू क्या आती है? नील। तो वो वाला प्रोविजन कहते हैं कि कोई भी 2 हाउस के लिए लगा दो। मतलब आप 4 हाउस यूज करते, इफ यू हैव अ 4 हाउस, तो मान लीजिए कि यहां पे देखिए आपके पास ये 3 हाउस है, 3 में से कोई भी 2, क्योंकि एट हीज ऑप्शन बोला है, 3 में से कोई भी 2, या तो ये 2, या तो ये 2, या तो ये 2, 3 में से कोई भी 3 ऑप्शन, कोई भी 2, एनी 2 हाउसेस यू कैन यूज फॉर ओन रेसिडेंस। मतलब उन दोनों के लिए आप सेल्फ ऑक्यूपाइड का प्रिंसिपल लगाओगे, मतलब उसकी एनुअल वैल्यू नील 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 ही रहेगी। करेक्ट। बट व्हाट अबाउट द थर्ड वन, जो तीसरा वाला, मान लीजिए कि ये आपने ये 2 हाउस कंसीडर कर लिए कि भाई मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड करता हूं, ठीक है, बट व्हाट अबाउट दिस थर्ड हाउस? तो देखिए उसके लिए आगे क्या लिखा है। B, the annual value of the house other than house or houses in respect of the assessee has exercised an option under clause A। वो कहते हैं कि ये 2 हाउस में आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड का ऑप्शन चुन लिया ना यहाँ पे, तो ये जो बचा हुआ हाउस है उसकी एनुअल वैल्यू शैल बी डिटरमाइन अंडर सबसेक्शन 1। अब अंडर सबसेक्शन 1 मतलब लेट आउट के प्रिंसिपल लगाओ। इफ सच हाउस हैड बीन लेट, मतलब 3 हाउस है, 3 में से 2 आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड पकड़ लिया, तो बचा हुआ हाउस के लिए लेट आउट का प्रिंसिपल लगाओ। लेट आउट का मतलब वो आपने रेंट पे दिया है, इवन दो आप कहते कि वो सर खाली ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता डिपार्टमेंट को। डिपार्टमेंट कहता है 3 घर आपने खाली क्यों रखा, 3 घर आप क्यों यूज करते हो, 2 घर के लिए हमने परमिशन दिया है, तीसरा घर है, इवन दो आप खुद यूज करते हो, तो भी हम ऐसा अज्यूम करेंगे, तो भी हम ऐसा डीम करेंगे कि वो लेट आउट है, क्योंकि वो क्या है, आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए यूज किया है। 2 से ज्यादा घर लगते ही नहीं सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग।
जो तीसरा घर है वो बट ऑब्वियस है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्सेबल करना पड़ेगा एज अ डीम्ड लेट आउट। मतलब इन दोनों के लिए लेटा सेल्फ ऑक्यूपाइड के प्रिंसिपल, एक ये और एक ये, क्योंकि मैंने ये दो घर ऑज्यूम कर लिए कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इन दोनों के लिए लेट आउट वाला प्रिंसिपल, और जो बचा हुआ हाउस है उसके लिए, सॉरी, इन दोनों के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड का प्रिंसिपल, इन दोनों के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड का प्रिंसिपल, और जो बचा हाउस है उसके लिए लेट आउट का प्रिंसिपल, बिकॉज ऑफ डीम्ड लेट आउट, बिकॉज ऑफ डीम्ड लेट आउट। तो ये था, तो इसका मतलब द ओवरऑल इस प्रोविजन से ये पता चलता है कि मैं घर यूज कर सकता हूं, दो घर खुद के रहने के लिए यूज कर सकता हूं, दो से ज्यादा नहीं। दो से ज्यादा घर खुद के लिए यूज किया तो बट ऑब्वियसली वो मुझे क्या होगा, डीम लेट आउट, मतलब डीमिंग प्रोविजन मुझे टैक्सेबिलिटी हो जाएगी। तो अगले शीट में देखते हैं कि एग्जैक्टली और क्या क्या कौन से सिचुएशन में टैक्सेबल हो पाएगा। हाय स्टूडेंट्स, सो चलो इस वीडियो में भी हम देखते हैं कि किसका भाई एनुअल वैल्यू हमें डिसाइड करना है। तो डिसाइड करेंगे तो पहली चीज ये इंपॉर्टेंट है कि देखो सेक्शन क्या कहता है। सेक्शन 23 डिटर्मिनेशन ऑफ द एनुअल वैल्यू अंडर सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 ये कहता है कि वो देखिए आ गया, व्हेन द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग लैंड apparent thereto is held as a stock in trade। वाह, तो आपको लगता है मैंने ये सारे पिक्चर्स क्यों लिए होंगे पीछे। कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग, तो देखिए पीछे एक बिल्डिंग दिख रहा है, उसमें आपको एक ग्राउंड भी दिख रहा है, उसके बाद नीचे भी आपको एक बिल्डिंग दिख रहा है। तो ये बिल्डिंग क्या है, कौन बिल्डिंग मेंटेन करता है इतनी, तो ये बिल्डिंग कौन होता है, तो नॉर्मली कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए ये, तो जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके फ्लैट्स बेचते उनके लिए ये एक्चुअली प्रोविजन है। तो मान लीजिए कि कोई बिल्डर है, उसके एन नंबर ऑफ फ्लैट्स है, अभी भी बाकी है, तो वो क्या कहते हैं, बिल्डिंग और लैंड्स अपरेंट देयर टू, इवन दो इसमें बंगलो भी आ सकता है कि वो बंगलो सिस्टम भी बेचता है, तो वो कहते हैं कि वो सारे के सारे नंबर ऑफ फ्लैट्स या बिल्डिंग्स या नंबर ऑफ बंगलोज स्टॉक इन ट्रेड में, मतलब उसका वो स्टॉक है, बट ऑब्वियस है बिल्डर का वो क्या बनेगा, स्टॉक ही बनेगा। सो नाउ दिस इज द प्रोविजन इज ओनली रिगार्डिंग टू द बिल्डर्स। तो उसके पास बहुत सारे फ्लैट्स अभी भी पड़े हुए हैं, बहुत सारे बंगले अभी भी हैं, बट कहां से कहां तक उसको क्या करना है, तो देखिए द प्रॉपर्टी और पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट लेट ड्यूरिंग द होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। बट ऑब्वियसली भाई उसका स्टॉक इन ट्रेड है, वो भाड़े पे क्यों देगा, तो वो कहता है कि प्रॉपर्टी और पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी नॉट लेट आउट ड्यूरिंग द एंटायर प्रीवियस ईयर। द एनुअल वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी, देखिए अभी उसका भी एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप, तो देखिए एनुअल वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी or part of the property for the period up to 2 years from the end of the financial year in which the certificate of the completion of construction of the property is obtained from the competent authority। तो वो कहते हैं कि फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट, मतलब यहाँ पे जो बिल्डिंग आपको दिख रही है वो सारी कंप्लीटेड ही है, बट अथॉरिटी से उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, कॉर्पोरेशन अथॉरिटी से कि मेरी बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद 2 साल के अंदर आपको या तो ये बेचना है, या तो आप क्या करते हो फ्लैट बुकिंग में बेच देते हो, या तो आफ्टर कंस्ट्रक्शन आप फ्लैट बेचते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के बाद डिपार्टमेंट कहता है कि 2 साल तक नथिंग विल बी द टैक्सेबल। 2 साल तक कहां से, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको मिला है, उस ईयर के बाद 2 साल तक कंपनी कहते हैं कि नथिंग विल बी द टैक्सेबल फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि वो आपका स्टॉक इन ट्रेड है, बट आप बेच ही नहीं रहे उसको। 2 साल तक कोई रखता है कि आप ही बताओ कि आपके पास फ्लैट्स पड़े हुए हैं, तो आप 2 साल तक रुकेगी बेचने के लिए, कभी नहीं, आप बेचते जाओगे, फटाफट बेच के दूसरा स्कीम लॉन्च करोगे आप। बट सपोज आपने बेचा ही नहीं, तो इसीलिए ये प्रोविजन निकाला कि आपने बेचा ही नहीं, तो इसका क्या, तो वो बोलते हैं कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट टू कहां तक, कंप्लीशन सर्टिफिकेट टू जहां तक आपका 2 साल खत्म नहीं होता, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के एंड से 2 साल खत्म नहीं होता, तब तक
आपके प्रॉपर्टी की सारी शैल बी टेकन टू बी अ नील। उसका वैल्यू कितना लेंगे हम? नील वैल्यू लेंगे। नील वैल्यू मतलब क्या होगा कि यहां पे हम कंसीडर करेंगे कि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, बट उसके बाद 2 साल के बाद हम डीम लेट आउट प्रिंसिपल, मतलब सारे के सारे लेट आउट प्रिंसिपल वहां पे अप्लाई कर देंगे हम। सारे के सारे क्यों ना करें? 2 साल तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वेट किया, जब 2 साल खत्म हो गए आपके, 2 साल खत्म होने के बाद भी आपके पास वो वही के वही फ्लैट्स हैं, तो डिपार्टमेंट कहता है कि ये सारे फ्लैट्स, नंबर ऑफ जितने भी फ्लैट्स रहेंगे वो डीम लेट आउट करेंगे, और जैसे भी एक्सपेक्टेड रेंट आएगा उसको मल्टीप्लाई करके रेंट टैक्सेबल कर देंगे एज ए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। करेक्ट? कहां से काउंट करोगे? इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के बाद 2 साल डिपार्टमेंट वेट करेगा। 2 साल के बाद, 2 साल तक वैल्यू आपका रहेगा नील, बट 2 साल के बाद हम क्या करेंगे? उसको डीम लेट आउट, मतलब सारे लेट आउट के प्रिंसिपल अप्लाई कर देंगे। तो ये एक प्रोविजन था बच्चों की, स्टॉक में होगा तो भी हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन अप्लाई हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पे, सिंपल बता रहे कि जो भी नंबर ऑफ फ्लैट्स मेरे बचे हुए हैं वो भी कभी ना कभी तो टैक्सेबल हो जाएंगे, बट वो आफ्टर 2 years। ओके बच्चों, लाइक और शेयर करना मत भूलना बच्चों।